प्लेन की उड़ान के लगभग 57 मिनट बाद एक छोटा सा टर्बुलेंस हुआ। कैप्टन को लगा कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब भी प्लेन एक वेदर से दूसरे वेदर में इंटर करती है तो इस तरह का टर्बुलेंस होना आम बात है। ये जैसे आश्वस्त हुए, प्लेन राइट तरफ झुक गई। सच जानने के लिए जैसे ही विंग की तरफ देखा गया, सभी के होश उड़ गए। देखते हैं कि एक तरफ के दोनों इंजन प्लेन से गायब हैं। 31 मार्च सन 1992 को ये है यूरोप का छोटा सा देश लक्समबर्ग। यहाँ के लक्समबर्ग एयरपोर्ट से एक कार्गो प्लेन जाने वाली है एक लंबी यात्रा पर, जिसकी आखिरी डेस्टिनेशन थी देश नाइजीरिया। सुबह 7:14 पर यहाँ से टेक ऑफ की। जैसा कि हमने बताया, यह एक कार्गो प्लेन है, इसलिए प्लेन में कोई पैसेंजर नहीं बल्कि होगा सामान। प्लेन के 57 वर्षीय कैप्टन को अपने पूरे एयरलाइन कैरियर में लगभग 26,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस है। इनका अफ्रीका तथा यूरोप के बीच अनुभव काफी व्यापक था। वे वहाँ के रूट से अच्छी तरह वाकिफ थे। कैप्टन के साथ फर्स्ट ऑफिसर्स तथा थे 55 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर। इन तीन के अलावा एक 36 वर्षीय मैकेनिक तथा 27 वर्षीय कार्गो सुपरवाइजर भी हैं। लगभग 7 घंटों के सफर में प्लेन में रहेंगे यही 5 लोग। ये एयरक्राफ्ट एक लंबी दूरी वाला विमान था जो 4 पावरफुल इंजनों द्वारा संचालित होता है। ये अपने टाइम का बहुत ही मजबूत तथा रिलायबल प्लेन है। लगभग 40 से 50 टन वजन ले जाने में सक्षम है, यानी 40,000 से 50,000 किलोग्राम जितना। पर इस समय प्लेन में सिर्फ 38 टन माल लोडेड है। इसमें तेल तथा वेदर संबंधित इंस्ट्रूमेंट ही हैं। दरअसल ये पूरी तरह से ऑयल इंडस्ट्री के लिए नाइजीरिया में तेल कार्यों के लिए बहुत सारे उपकरण ले जाने के लिए ही था। यह प्लेन बाकी प्लेन की अपेक्षा सबसे अलग बनाता था उसका ऑटोमेटिक सिस्टम का बहुत कम होना। दरअसल इस प्लेन को मैनुअली ही ऑपरेट किया जाता था उस समय। टेक ऑफ के बाद प्लेन धीरे धीरे अपनी ऊंचाई बढ़ाने लगी। टेक ऑफ के समय तक तो प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 9,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर भी सारी चीजें नॉर्मल ही रही। अगले कुछ मिनटों में प्लेन जब लगभग 33,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची तो तीनों क्रू के लिए कार्गो सुपरवाइजर ने कॉफी लाई। कॉफी पीने के जस्ट बाद कैप्टन ने देखा सामने मौसम बहुत खराब है। चारों तरफ बादल छाए हुए थे, आसपास था तूफान। मगर प्लेन जैसे ही 33,000 फीट की ऊंचाई पर बादलों को चीरते हुए पहुंचा, सामने का आसमान दिखा बिल्कुल क्लियर। अगले 57 मिनट यानी लगभग 1 घंटे तक तो सारी चीजें नॉर्मल रही। मगर प्लेन जैसे ही फ्रांस के दक्षिण पूर्व में स्थित ड्रामा डिपार्टमेंट में पहुंची, अचानक से सभी क्रू को टर्बुलेंस महसूस हुआ। प्लेन एक झटके के साथ हिल गई। उसी समय 2 धमाके भी सुनने को मिले। ये समझ पाते कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, प्लेन राइट की तरफ झुकने लगा। ये देख कैप्टन प्लेन को ऑटो पायलट से हटाकर मैनुअली ऑपरेट करने की कोशिश किए। उनके पूरे कोशिश के बावजूद प्लेन बाएं तरफ झुकता जा रहा है। कैप्टन ने हार नहीं माना, प्लेन को पैरेलल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इसी समय सिग्नल मिला, ये इंजन नंबर 3 और 4 को खो चुके हैं। इंजन अलार्म मिलते ही फर्स्ट ऑफिसर्स बाहर देखे। पता चला प्लेन के विंग में इंजन तो है ही नहीं, उखड़कर हवा में उड़ गया है। देरी किए बगैर तुरंत मेडे का कॉल किए। ये तभी किया जाता है जब प्लेन या फिर शिप में आई हो इमरजेंसी। पर यहाँ आश्चर्य करने वाली बात यह है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। कैप्टन अभी भी प्लेन पर कंट्रोल बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर प्लेन हर समय नीचे की तरफ जा रही थी। अगले कुछ ही मिनटों में प्लेन पहुंच गई बादलों के करीब, लगभग 9,000 फीट। अगर ये इसके और नीचे गए तो सामने दिखेगी पहाड़ी। जब कई बार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बातें करने की कोशिश किए, उधर से कोई जवाब नहीं आया तो ये समझ गए हो न हो रडर ट्रांसपोंडर खराब हो चुका है। ये सच भी था, क्योंकि अब तक एटीसी के मॉनिटर स्क्रीन से प्लेन गायब हो चुका था। वे भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि प्लेन आखिर रेडार से गायब कैसे हुआ। प्लेन का एटीसी के साथ कांटेक्ट न होने से इनके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसमें पहला तो यही है कि ये सही दिशा का पता नहीं लगा सकते, जबकि दूसरी समस्या है ये बादलों के करीब हैं, जिसके जस्ट नीचे है पहाड़ी। जैसा कि बादलों की वजह से कुछ नहीं दिख रहा, ऐसे में यदि प्लेन और नीचे गया, न देखने की वजह से इनकी टक्कर पहाड़ी से होगी। देखते ही देखते सिचुएशन इतनी बदतर हो गई, ये जल्द से जल्द किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहते हैं। पर इससे पहले इन्हें ये सोचना होगा पहाड़ियों से बचने के लिए इन्हें किस दिशा में जाना चाहिए।
ये स्थिति बहुत ही भयानक थी। ट्रांसपोंडर के वर्क न करने की वजह से क्रू अंधे की तरह आगे बढ़ रहे थे। फ्लाइट इंजीनियर एक बार फिर ट्रांसपोंडर को चालू किया पर कोई फायदा नहीं। दरअसल यहाँ समस्या थी बिजली की। जब पहली बार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से मदद मांगी तो उस समय तक तो इनका लोकेशन पता था, मगर टर्बुलेंस के बाद जैसे ही चौथा इंजन फेल हुआ, रडर को पावर देने वाली इलेक्ट्रिसिटी भी फेल हो गई। सोल्यूशन के लिए फ्लाइट इंजीनियर इंजन नंबर 1 से बिजली रीडायरेक्ट करने की कोशिश की। ऐसा करना सही साबित हुआ। रडर ट्रांसपोंडर को बिजली मिलने लगी। पास के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट किए। बताया गया प्लेन इस समय एयरपोर्ट से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इन्हें कैसे भी 100 किलोमीटर की दूरी सही सलामत पूरी करनी थी। प्लेन जैसे ही बादलों से बाहर निकला, इन्हें राहत मिली। वे अपने चारों तरफ पहाड़ों को देख पा रहे थे, पर ये राहत थी बस कुछ ही देर के लिए। बादलों से बाहर आने पर फ्लाइट इंजीनियर विंग को अच्छी तरह देख पा रहे थे, जहाँ से दोनों इंजन गायब थे। प्लेन के एक ही तरफ के दोनों इंजन को खोने की वजह से इन्हें संतुलन बनाए रखने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ऐसे कंडीशन में ये प्लेन के सिर्फ एक ही तरफ के विंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बार बार प्लेन को बाईं तरफ मोड़ रही थी। विकलांग प्लेन को उड़ाने की कोशिश करना कैप्टन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जैसा कि प्लेन में 7 घंटों से ज्यादा की यात्रा के लिए फ्यूल था, अभी तो ये 1.5 घंटे का भी सफर तय नहीं किए हैं। कैप्टन चाहते हैं कि एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए जितने भी फ्यूल की जरूरत है उसे छोड़कर बाकी फ्यूल को डंप किया जाए, क्योंकि प्लेन को हवा में बनाए रखने के लिए फ्यूल को डंप करना बहुत जरूरी है। मगर इसके लिए सटीक कैलकुलेशन की जरूरत थी, ताकि प्लेन सेफली एयरपोर्ट तक पहुंचकर लैंड कर जाए। कैलकुलेशन के बाद पता चला प्लेन का वजन 112 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लैंड करने के लिए सबसे सुरक्षित वजन है जिस पर ये उतर सकते थे। अगर ये इससे अधिक भार से उतरे तो ये जमीन पर जोर से गिरेंगे। ऐसा होने पर पंख डैमेज होगा, सारा फ्यूल बाहर आकर लग जाएगी आग। अगले पल पता चला कि प्लेन दाहिने तरफ कुछ ज्यादा ही झुक रही है। इसे रोकने के लिए कैप्टन ने दोनों इंजन के पावर को कम किया ताकि ये सीधा आगे बढ़े। एयरपोर्ट की दूरी जब 60 किलोमीटर बाकी रह गई, एटीसी से आगे की मौसम की जानकारी ली गई, पर हवाई अड्डे की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। फ्यूल गिराना शुरू ही किए थे तभी सिग्नल मिला, फ्यूल टैंक 1 से फ्यूल डंप उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है। ऐसे में एक तरफ ज्यादा लोड हुआ तो इम्बैलेंस पैदा हो सकता है। अगले पल फ्लाइट इंजीनियर को पता चला कि सर्किट ब्रेकर में खराबी आ गई है। कुछ सेकंड बाद सर्किट ब्रेकर को वापस से ढकेलने से इंजन नंबर 1 से फ्यूल डंप होने लगा। सभी 4 टैंकों से फ्यूल डंप करने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट किए। एटीसी बताता है कि मौसम कुछ ठीक नहीं है, पर फिर भी रनवे 33 पर लैंड करने के लिए तैयार रहें। पर अगले सेकंड इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। आने वाले खतरे से अनजान ये यही सोच रहे हैं, आखिर इंजन प्लेन की पंख से अलग कैसे हुआ। यहाँ कैप्टन का सबसे पहला सवाल यही है, इंजन विंग से अलग हुआ तो हुआ, पर दोनों इंजन एक साथ कैसे अलग हो सकते हैं। दरअसल दोनों इंजन एक साथ अलग नहीं हुए थे, सिर्फ इंजन नंबर 3 ही अलग हुआ था। पर वह जैसे ही विंग से अलग हुआ, जा टकराया इंजन नंबर 4 से। यह इम्पैक्ट इतना बड़ा था, इंजन नंबर 4 भी टूट गया। ये तो पता चल गया कि इंजन नंबर 4 3 की वजह से अलग हुआ, पर सवाल अभी भी यही है, इंजन नंबर 3 कैसे अलग हुआ। यदि इस इंजन को बारीकी से देखें तो पता चलेगा कि सभी इंजन एक पाइलॉन से जुड़े होते हैं, जबकि इन पाइलान को 4 बड़ी फिटिंग का उपयोग करके विंग से वेल्ड किया जाता है। वेदर रिपोर्ट से पता चला उस समय हवाएं थी प्लेन की विपरीत दिशा में, इसलिए जैसे ही टर्बुलेंस हुआ अगले ही पल इंजन विंग से अलग हो गया। पर क्या फिटिंग इतना कमजोर था कि इतनी आसानी से टूट जाए? जिसका जवाब था नहीं, क्योंकि फिटिंग पहले से ही कमजोर थी। उसमें था एक दरार। एयर टर्बुलेंस जैसे ही हुआ चारों फिटिंग टूट गए, जिससे इंजन नंबर 3 प्लेन से अलग हो गया। साथ ही साथ अलग कर दिया इंजन नंबर 4 को भी। दरअसल प्लेन के फिटिंग में क्रैक आने की शुरुआत उड़ान से पहले ही हुई थी, जिसका सबसे बड़ा रीजन था कि प्लेनों के गैराज में इनका सही तरीके से रख रखाव न करना। जहां पर प्लेन पार्क किए जाते थे वहां नमी पहले से ही थी। समय के साथ फिटिंग पर जंग लगने लगे, मेंटेनेंस के साथ लापरवाही की गई। पर यहाँ पर पूरी गलती मेंटेनेंस वर्कर की भी नहीं है, क्योंकि अगर इस फिटिंग को देखा जाए पता चलेगा फिटिंग पर जहाँ पर क्रैक था, सर्विस के टाइम फिटिंग का वह हिस्सा देखना आसान नहीं था जब तक कि इंजन को पूरी तरह से ओपन न किया जाए। जंग की वजह से उस हिस्से में छोटे छोटे सुराख हो गए। यही सुराख आगे चलकर एक बड़े दरार का रूप लिया।
सबसे चौंकाने वाली बात ये भी थी, ये फिटिंग इस प्लेन का था ही नहीं, बल्कि था एक पुराने प्लेन का। अब तक जो भी हुआ, कैप्टन इस पर ध्यान देने की बजाय इस चीज पर ध्यान दिए किसी तरह सेफली प्लेन को रनवे पर लैंड कराएं। एटीसी के कहे अनुसार कैप्टन अब तक तो सारी चीजें बिल्कुल सही कर रहे थे। रनवे 33 बिल्कुल नजदीक है। इसी समय एटीसी से कहा गया कि आप सामने से लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि हवाओं की दिशा भी थी उसी तरफ। कैप्टन को यू टर्न लेकर आना होगा सामने से। ऊंचाई बढ़ाने के लिए एक बार जब फिर फ्लैप का इस्तेमाल किए, अचानक से लग गई आग। इसी समय प्लेन को बाएं तरफ भी मोड़ना था, मगर प्लेन को बाएं मोड़ने में सफल नहीं हुए। ये सब कुछ कंट्रोल टावर से भी देखा जा सकता था। एटीसी ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, मुझे उम्मीद है आप कर सकते हो। रनवे 33 पर लैंड नहीं किए तो क्या हुआ, वापस से टर्न लेकर रनवे 15 की तरफ से बढ़ो, जहां से ये पहली बार उतरना चाहते थे। खतरा तो इस बार भी है, पर दूसरा ऑप्शन न होने की वजह से ये उसी रूट पर लैंड करने का फैसला किए। जलते पंख के साथ कैप्टन ने प्लेन को बाईं तरफ टर्न किया, जिसे करना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए इंजन नंबर 3 तथा 4 के पावर की जरूरत है, पर वह इंजन तो प्लेन से कब का अलग है। इसके बावजूद कैप्टन ने हार नहीं मानी। अपने सूझबूझ से कैप्टन प्लेन को रनवे 15 की तरफ टर्न करने में कामयाबी हासिल कर ली। प्लेन रनवे से भी टचडाउन हो गई। जैसा कि ये हवाओं की दिशा में ही लैंड किए थे, इसलिए प्लेन को रोकना थोड़ा सा मुश्किल है, वह भी ऐसे कंडीशन में जब एक तरफ का इंजन है ही नहीं। ऐसे कंडीशन में यदि थ्रस्ट रिवर्स का इस्तेमाल किए तो प्लेन बाएं तरफ चली जाएगी। इमरजेंसी ब्रेक के बाद भी प्लेन जब नहीं रुका, न चाहकर भी कैप्टन को रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसा करते ही प्लेन लेफ्ट साइड मुड़ गया, मगर कोई बड़ा हादसा होता इससे पहले प्लेन रुक गई। विंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग और विकराल रूप लेती, इससे पहले फायर फाइटर आकर आग बुझा दिए। इस तरह उड़ान के 1 घंटे 24 मिनट बाद 8:35 पर प्लेन सही सलामत रनवे पर लैंड करने में कामयाबी हासिल कर ली। 5 क्रू मेंबर बिल्कुल सही सलामत थे।